नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 8 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। आपको हैप्पी लाइफ मिल नहीं जाती है, बल्कि आपको अपने एफर्ट्स पुट करके जीवन को हैप्पी बनाना पड़ता है, आपको प्रयास झोंकने पड़ते हैं। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज नजर आएंगे। इन पेड कोर्सेज में वीडियोज़ एक निश्चित सिस्टमेटिक वे के अंदर एक निश्चित सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके साथ आपको पीडीएफ उपलब्ध होता है। आपको ये वीडियोस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। जब चाहें आप इन वीडियोस को देख पाएंगे। ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो 2 ई बुक्स उपलब्ध करवाई गई हैं, इनका डिस्क्रिप्शन भी आप देखिएगा। और बात करें इस बैच की, जो कि हर वेंसडे को स्टार्ट हम करते हैं, तो कल से ये बैच स्टार्ट होगा द हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें एक जो वीडियो होता है जो डिजिटल बोर्ड पर हम एंजॉय करते हैं, जो यूट्यूब पर आपको 5 बजे मिलता है, वही वीडियो एप्लीकेशन पर लगभग 12-1 बजे करीब प्रोवाइड करवाया जाता है। पीडीएफ उसके साथ उपलब्ध होती है। साथ ही बात करें दूसरा वीडियो जो रात को 11-12 बजे करीब मिलता है, वो वीडियो डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध नहीं होता है, मैं बता देता हूं पहले ही आपको, ठीक है। उसके साथ भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये 75 डेज तक का एक सेशन रहता है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी इसका कोर्स उपलब्ध है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के एडिटोरियल टेस्ट बाय चॉइस की। इसमें आज कॉमन एरर्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉमन एरर नहीं पढ़ाऊंगा। आज गलती से कॉमन एरर बन नहीं पाया, टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है। कोई बात नहीं है, कल से वो सेशन, वो जो पार्ट है वो भी जोड़ेंगे अपन। एक सेशन हमने स्टार्ट किया कल से 9:15 रात को, और वहाँ पर हमने कॉमन एरर्स डिस्कस की थी कल के सेशन में। आज फिर रात को 9:15 पे मुलाकात होगी। बात करेंगे हम कॉमन एरर्स की, बात करेंगे उन कॉमन एरर्स की जो न्यूज़पेपर से कंपाइल की जाती है। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसमें जो भी वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेगी, उसका भी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी बात, लाइव क्लास है, इसलिए आप लाइव अपने आंसर्स भी दे सकते हैं। तो अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो वो भी देखिए, और रात को 9:15 बजे आप जुड़िए उस क्लास में। एक 10 बजे सेशन अपलोड होता है जिसमें क्विजेज चल रहे हैं, और उन क्विजेज को आपको नोट करना चाहिए एक अलग से नोटबुक डालकर, ताकि जब भी आप एग्जाम में अपीयर हो तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप उनको रिवाइज करके जाएंगे तो एक यकीन मानिए एक अच्छी सी प्रैक्टिस, मैं कह सकता हूं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और क्वेश्चंस उन्हीं में से आने की संभावना बनती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहां पर डाले गए हैं। चलिए बात करते हैं द टेस्ट बाय चॉइस। ये कोविड-19 के विषय में ही आर्टिकल है। टेस्ट बाय चॉइस का मतलब, बाय चॉइस का मतलब ये हो गया कि मनमाने तरीके से, वॉलंटरीली कह सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट बाय चॉइस, जो भी कोविड-19 टेस्ट हो रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव रिपोर्ट है, ये बाय चॉइस मतलब इसको वैकल्पिक कर दिया जाए कि आपकी इच्छा हो, डिमांड हो, जरूरत हो तो टेस्ट करवाएं, वरना ना कराएं। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बात करें। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया आर्टिकल है, ज़्यादा आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, काफ़ी ज़्यादा वर्ड भी नहीं है, कुछ ही वर्ड्स आपको नए नज़र यहाँ पे आएंगे। तो देखो क्या कहना चाहता है। ऑन सितंबर 4 सितंबर को, सबसे पहली बात तो डेट से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। अगर डेट यहाँ पे नहीं होती, केवल मंथ का नेम होता, तो यहाँ पे इन लगता, बताता रहता हूं मैं इस बात को। 4 सितंबर को इंडिया क्रॉस्ड 4 मिलियन, भारत यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इसकी वर्ब, 4 मिलियन नोवेल कोरोना वायरस केसेज। तो कोरोना वायरस के 4 मिलियन केसेज, 4 मिलियन मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 40 लाख का आंकड़ा जो है उसको पार कर लिया। 13 डेज आफ्टर, 13 दिन के बाद, क्रॉसिंग 3 मिलियन। जब 13 दिन पहले की बात करें तो 3 मिलियन क्रॉस किया था, 30 लाख हुए थे ऑन अगस्त 22, 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त को तो केसेस की संख्या 30 लाख को पार कर गई थी, 3 मिलियन को पार कर गई थी। और 4 सितंबर को, केवल 13 दिन के बाद अगर बात करें, तो यहां पर 4 मिलियन मतलब 10 लाख केसेस और इसमें ऐड हो गए। ऑन सैटरडे, देखो डेज के नाम से पहले ऑन आता है। सैटरडे को ये ऑन तभी लगता है जब उसी दिन की हम बात करें। अगर उस दिन से लेकर आज तक की बात करते तो फिर सिंस का प्रयोग भी कर सकते थे आप। तो ऑन सैटरडे को द फ्रेश केसेज, जो नए केसेज हैं रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्ट किए गए केसेस, कौन से, जो रिपोर्ट किए गए। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव बन जाता है। सरपास का मतलब आगे निकल जाना। एक्सेल, आउटडू, बीट, एक्सीड, ट्रांसेंड, ठीक है, ये सब सिनोनिम्स होंगे इसके। तो सैटरडे को जो फ्रेश केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए, उन्होंने चाइना के टोटल रिकॉर्डेड केसेस जो भी थे अब तक के, सो फॉर मतलब अब तक चाइना के तो पूरे केसेस ही 90,070 ही आए। तो ये कह रहा है कि सैटरडे को तो इसने ये पूरे जितने केस थे उसका आंकड़ा ही पार कर दिया एक दिन के अंदर ही। चाइना में तो टोटल संख्या ही 90,070 रही, लेकिन भारत ने तो एक दिन में ही आंकड़ा पार कर दिया। सरपास का मतलब आगे निकल जाना। ऑन संडे, फिर देखो डे का नाम है, इस कारण से ऑन है। इंडिया सरपास्ड ब्राजील, भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, भारत ब्राजील से आगे निकल गया।
टू रिकॉर्ड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज इन द वर्ल्ड। और इस प्रकार से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ चुका है। ठीक है, पहले अमेरिका है, दूसरे पे भारत चल रहा है। तो कह रहा है कि संडे को भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, किस में? टू रिकॉर्ड द सेकंड हाईएस्ट नंबर, कि भारत दूसरे सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे केसेस की हैं विश्व में। वर्ड से पहले द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान था, है ना। सरपास एकमात्र वर्ड है जो आप देख सकते हैं। सिनोनिम्स आपको नीचे दिए हैं। सिंस अगस्त, तो कह रहा है अगस्त से। इंडिया हैज़ बिन रिपोर्टिंग, भारत रिपोर्ट कर रहा है, द हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज ईच डे, हर दिन सबसे ज़्यादा केसेज पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। तो हैज़ बिन रिपोर्टिंग है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं या परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं जब जब आप सिंस के साथ में टाइम देखते हैं। तो फॉर या सिंस के साथ टाइम जब देखते हो आप, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? वहाँ पे आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो सिंस अगस्त से ही इंडिया हैज़ बिन रिपोर्टिंग, भारत रिपोर्ट कर रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज, सबसे ज़्यादा केसेज ईच डे, हर दिन। विच हैज़ बीन, जो कि, अब ये विच किसके लिए है? ये यहाँ पे आ रहा है इसके लिए कि भाई हर दिन के जो नंबर है, हर दिन की संख्या है, हाईएस्ट नंबर उसकी बात कर रहा है। तो जो कि हैज़ बिन स्टीडीली इंक्रीजिंग, स्टीडीली क्या होता है? धीरे धीरे, स्लोली, जो कि धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रॉम ओवर 50,000 इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में अगर देखें तो 50,000 से अधिक थे। ओवर संख्या में अधिक के लिए लगता है। ओवर इज यूज्ड व्हेनेवर यू आर टू टॉक अबाउट नंबर्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन दिस नंबर देन यू कैन यूज प्रेपोजिशन ओवर। फ्रॉम लगा रखा है तो यहां से स्टार्ट करिए बात को, और आगे टू को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉम और टू दोनों ही एक पेयर हैं, साथ में लगते हैं ये। तो 50,000 से अधिक केसेस थे जुलाई के पिछले लास्ट वीक के अंदर। वहां से 60,000 से अधिक केसेस आ गए किस में? अगस्त के पहले वीक में। और फिर फोर्थ वीक में 70,000 से अधिक केसेस आ गए। अब ये कह रहा है कि सितंबर में 80,000 से अधिक केसेस जंप करने से पहले, जंप के साथ टू है क्योंकि ये 70,000 से जंप करके 80,000 तक ये जंप लगाया इसने। तो यहां से यहां पहुंचा है, ये डेस्टिनेशन इसका बन गया है, इस कारण से टू का प्रयोग है। तो अगर आप सिंपल तरीके से समझे, एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं लिटरल मीनिंग बताता हूं केवल इसलिए ताकि आपको पूरी ग्रामर समझ में आ जाए, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो समझ में आ जाए, लेकिन अखबार पढ़ने का ये तरीका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके से कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वहां पे आप आंसर कर सके, लेकिन अगर आपको केवल न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर जो किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो केवल ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ जाए, और वो अखबार पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो उनको बता दूं मैं, इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको एग्जैक्ट अर्थ ना निकाल के, लिटरल मीनिंग ना निकाल के, उसका सेंस आपको निकल आ जाए, क्योंकि ये सेंस निकालना आएगा तभी मैं उन बच्चों को बता दूं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, जो कि एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहां पर जो आरसी का सेगमेंट आता है, क्लोज टेस्ट आता है, वहां अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इतना समय नहीं होता है कि हमारी चीज को ट्रांसलेट करें, तो वो भी चीज आप पैरेलल लेके चलना, ठीक है ना। तो यहां तक की बात क्या थी वो समझ में आपको आ गई होगी। कह रहा अगस्त से भारत सबसे ज्यादा केस यहां पे रिपोर्ट कर रहा है हर दिन भारत में सर्वाधिक केस आ रहे हैं जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। पहले अगर बात करें जुलाई के लास्ट वीक में यहां केसेस थे 50,000 से अधिक। फिर अगर बात करें तो अगस्त के फर्स्ट वीक में केसेस की संख्या थी 60,000 से अधिक, और फिर फोर्थ वीक में कितना आ गया अगस्त 70,000 से अधिक। और ये लेखक कह रहा है कि ये किससे पहले की बात है, बिफोर प्रेपोजिशन, इसलिए जंपिंग आईएनजी फॉर्म आ गया। तो सितंबर में 80,000 से अधिक केस आने से पहले, 80,000 पर जंप करने से पहले, 80,000 तक पहुंचने से पहले ये कहानी थी। तो सितंबर में 80,000 पहुंच जाएंगे, ये भी एक एक्सपेक्टेशन लेखक की है, मतलब डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वैसे आप निकाल सकते हैं। दो, यद्यपि द नंबर ऑफ टेस्ट डन ईच डे, जो भी संख्या है टेस्ट की जो हर दिन की जाती है, दो, यद्यपि द नंबर ऑफ टेस्ट की जो संख्या है जो हर दिन की जाती है, हैज बीन, वो रही है, ओवर 1 मिलियन, कितनी, 1 मिलियन से अधिक रही है। तो ओवर का प्रयोग यहां पे मोर देन, फिर बात कर रहा हूं कि मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। तो दो, यद्यपि द नंबर ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट की संख्या, सब्जेक्ट क्या हो गया, ये वाला, डन ईच डे, जो कि हर दिन किए जाते हैं टेस्ट, हैज बीन, अब इसको देखकर है,
है ना, वो संख्या जो है हैज बीन वो रही है कितनी, ओवर 1 मिलियन, 1 मिलियन से अधिक, मतलब 10 लाख टेस्ट किए जाते हैं फॉर द पास्ट वीक। कब से चल रहा है ऐसा, पिछले सप्ताह से। अब देखो 4 के साथ में टाइम आ गया, मैं फिर बता दूं आपको, जब भी 4 या सिंस के साथ टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। व्हेनेवर यू सी 4 और सिंस प्लस टाइम देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर व्हाट, परफेक्टिव एस्पेक्ट। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब ये हो गया भी दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, टेंस आप पढ़ते हैं तो दो एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो दो, एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है, एक परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब ये हो गया परफेक्ट टेंस लगेगा, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस लगे या परफेक्ट लगे, जो भी डिपेंड करेगा कंटेक्चुअल रेफरेंस पर, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन आप देख सकते हैं। ये खैर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, परफेक्ट ही है, केवल हैज के साथ थर्ड फॉर्म में देखो आईएनजी तो है नहीं आगे, समझ रहे हो। तो ये केवल परफेक्टिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लग सके, क्योंकि यहां पे देख सकते हो, इससे पता लग जाता है आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की आवश्यकता नहीं थी, यहां पे सीधा हैज के साथ थर्ड फॉर्म में। आईएनजी होता कंटिन्यूअस हम मान लेते हैं। तो पिछले सप्ताह से 1 मिलियन से अधिक केसेज मतलब 1 मिलियन से अधिक टेस्ट यहां पे हर दिन हो रहे हैं। यद्यपि कहा, इसका मतलब समझ लो कि यहां से विपरीत बात अब लेखक करेगा। क्या बात करेगा, द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। तो जो टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट है, मतलब कितने पर कितने केसेस आ रहे हैं, ये जो पॉजिटिविटी रेट है नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर, ये आपका एडवर्ब हो गया, इज है। अब ये इज क्या है, ये पॉजिटिविटी रेट स्टिल हाई एट 7.7%, अभी भी ज्यादा है 7.7%, समझ रहे हो आप। कहने का मतलब अगर 1 लाख टेस्ट आपने किए तो उस पर 7,700 मरीज तो मिल ही जाएंगे पॉजिटिव, ये कहना चाहता है। इंडिकेटिंग, ये संकेत करते हुए, बीच में आईएनजी फॉर्म है, करते हुए का सेंस है, कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करता है। सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, सीधा सा मतलब ये निकलता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये संकेत करते हुए द टेस्टिंग हैज टू बी रैम्प्ड अप। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ाना, कि टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। हैज टू बी के साथ थर्ड फॉर्म में, इसका मतलब पैसिव है, और हैज टू अंडर कंपल्सन के लिए आता है, अनिवार्यता बाध्यता के लिए आता है कि टेस्टिंग को यहां बढ़ाना पड़ेगा। रैंप अप के सिनोनिम्स आप यहां पे देख सकते हैं, एनहांस, इंक्रीज, एक्सपैंड, एक्सटेंड। समझ गए क्या। अब यहां से यहां तक की बात देखो, दो जब लगता है, ऑल्दो लगता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो बिल्कुल विरोधाभासी होते हैं, दोनों का रास्ता अलग है, इस प्रकार को डिनोट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एंड व्हेनेवर अ सेंटेंस, व्हेनेवर अ क्लोज स्टार्ट्स विद दो और ऑल्दो, देन वी कैन यूज कॉमा, वी कैन यूज यट और स्टिल एज कंजंक्शंस। तो यहां पे कॉमा का प्रयोग है। तो कह रहा यद्यपि पिछले सप्ताह से हर दिन यहां पे 1 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं, फिर भी जो टेस्ट पॉजिटिव रेट की अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर 7.7%, मतलब ज़्यादा है। इसका मतलब ये संकेत कर रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। आगे देखिएगा, यद्यपि, फिर से यद्यपि आगे देखो, द टेस्टिंग डन ईच डे, जो टेस्टिंग की जा रही है हर दिन, बाई मैनी स्टेट्स, अनेकों राज्यों के द्वारा, हैज़ बीन। अब ये हैज़ बीन किसको देखकर है, ये इसको देखकर है, ये रही है ग्रोइंग, बढ़ रही है। तो यद्यपि जो टेस्टिंग हर दिन की जा रही है सभी बहुत सारे राज्यों के द्वारा, मैनी के साथ में प्लूरल आएगा, और मैनी ए होता तो सिंगुलर आता। तो अनेकों राज्यों के द्वारा जो टेस्टिंग हो रही है वो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। नियरली, लगभग 50% ऑफ देम आर रैपिड एंटीजन। 50% उनमें से जो है वो कौन से टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है। अब एंटीजन टेस्ट है, ये एक क्या कह सकते हो इसको, प्रतिरोधी कह सकते हो एंटीजन को। वैसे इसमें हिंदी में ना जाएं, ये एक टेस्ट का प्रकार है रैपिड एंटीजन, ठीक है। 50% ऑफ देम यहाँ पे टेस्टिंग से है, 50% उनमें से। अब टेस्टिंग चूंकि संख्या गिन सकते हैं, तो 50% जो भी आएगा उसका आधा आएगा, वही संख्या गिन सकते हैं, इस कारण से आर है। अगर यहां अनकाउंटेबल होता तो फिर यहां पे इज होता, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन नंबर्स में ऐसा देखना होता है कि अगर काउंटेबल नाउन दे रखी होती है और प्लूरल दे रखा होता है, देन ओनली वी कैन यूज प्लूरल वर्ब, अदरवाइज वील हैव टू यूज देयर सिंगुलर वर्ब। तो यहां से यहां तक क्या कहा कि यद्यपि टेस्टिंग जो सभी राज्यों के द्वारा हो रही है, अनेकों राज्यों के द्वारा हो रही है, वो टेस्टिंग बढ़ रही है, फिर भी उनमें से 50% जो टेस्टिंग है वो क्या है, रैपिड एंटीजन है, ऑफ ओनली अबाउट 50 to 60% सेंसिटिविटी। अब यहां पे इसने क्यों ऐसा विरोधाभासी वाक्य निर्मित किया, क्यों इसने ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया कि यद्यपि अनेकों स्टेट्स टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं, फिर भी वो टेस्टिंग जो है किससे है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है। क्योंकि लेखक कह रहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ना, उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, 50 से 60% ही सेंसिटिविटी होती है। कई बार तो ये पहचान ही नहीं पाता कि ये पॉजिटिव है क्या, इसलिए कह रहा है कि यहां पे तो और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ना टेस्टिंग को। फिर कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से,
विद नो रिपीट टेस्टिंग ऑफ नेगेटिव केसेस। दुर्भाग्य से एक बात हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहां पे एडवर्ब है। सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब आ सकता है क्योंकि सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है। भी एक एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, किसी दूसरे एडवर्ब को कर सकता है, कंजंक्शन को कर सकता है, प्रीपोजिशन को कर सकता है, सेंटेंस को कर सकता है, तो ये किसी को भी कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से विद नो रिपीट टेस्टिंग ऑफ नेगेटिव केसेज, अब चूंकि नेगेटिव केसेज की टेस्टिंग का कोई रिपीट तो हो नहीं रहा, मतलब नेगेटिव केस आ गए फिर उसको दोबारा टेस्टिंग तो उसकी हो नहीं रही है ना, तो इसका मतलब एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, और केवल एक छोटा सा प्रतिशत है उन लोगों का विद सिम्टम्स, जिनके लक्षण तो हैं लेकिन रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। बीइंग वैलिडेटेड, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, और बीइंग कंटिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव होता है। तो इसको कंफर्म किया जा रहा है, इस बात की पुष्टि की जा रही है विद आरटीपीसीआर। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है टेस्टिंग की, ठीक है, इसके द्वारा मैनी ऑफ द इन्फेक्टेड, जो अनेकों संक्रमित हैं, है ना, जो संक्रमित लोग हैं उनमें से अनेकों हैं आर नॉट बीइंग डायग्नोज्ड, उनको नहीं किया जा रहा है। क्या डायग्नोज का मतलब क्या होता है? रोग का पता लगाना, उनमें रोगों का पता नहीं लगाया जा रहा है, ये कहना चाहता है। तो दुर्भाग्य से चूंकि जो भी नेगेटिव केसेस हैं उनकी रिपीट टेस्टिंग नहीं हो रही है ना, फिर से उनकी टेस्टिंग जबकि नेगेटिव आ गया कोई मरीज कि ठीक अभी बीमारी नहीं है, पता लग गया, अब फिर भी तो आगे बीमारी हो सकती है, तो उसकी रिपीट टेस्टिंग तो हो नहीं रही, पहली बात तो ये। दूसरा, एक छोटा सा परसेंटेज उन लोगों का है ना, जिनके सिम्टम्स नजर आते हैं लेकिन रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, है ना, बट नेगेटिव रिजल्ट्स बीइंग वैलिडेटेड विद आरटीपीसीआर। अब इसका मतलब यहां से ऐसे पढ़ो कि छोटा परसेंटेज ऐसे लोगों का है जिनके सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन जो नेगेटिव रिजल्ट्स बीइंग वैलिडेटेड, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो यहां पे आरटीपीसीआर के द्वारा कंफर्म किए जाते हैं, कंफर्म किए जा रहे हैं। संक्रमित जो लोग हैं, ये द प्लस एडजेक्टिव है, और द प्लस एडजेक्टिव क्या बनाता है? प्लूरल नाउन बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा। द के साथ में एडजेक्टिव लगा देते हो तो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो कह रहा है कि मैनी ऑफ द इन्फेक्टेड, कि जो संक्रमित लोग हैं उनमें से अनेकों हैं, उनको डायग्नोज नहीं किया जा रहा है, उनको मतलब कह सकते हो कि रोग का पता नहीं लगाया जा रहा है। डायग्नोज से मतलब क्या होता है? डायग्नोज का मतलब डिटेक्ट होता है, डायग्नोज से मतलब आइडेंटिफाई होता है ना, ये डायग्नोज के सिनोनिम हो सकते हैं। वैलिडेट का मतलब होता है कंफर्म, पुष्टि करना, या फिर इसका मतलब आप कह सकते हो रेटिफाई, पुष्टि करना, कोरोबोरेट भी कह सकते हो, ये सिनोनिम्स है इसके। आगे देखिए, द आईसीएमआर लेटेस्ट एडवाइजरी, एडवाइजरी का मतलब कोई बुलेटिन, है ना, कोई भी एक विभाग अपना प्रेस रिलीज जारी करता है, बुलेटिन जारी करता है, उसको बोलते हैं एडवाइजरी। आईसीएमआर की जो लेटेस्ट नवीनतम एडवाइजरी, जो भी प्रेस रिलीज है, जो भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है, प्रोवाइड्स फॉर टेस्टिंग ऑन डिमांड, उसमें क्या है? उसमें यह है कि टेस्टिंग की जाए डिमांड पर, जब जरूरत हो तभी टेस्टिंग करो। टू इंश्योर हायर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए, हायर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग का बहुत बड़ा स्तर, है ना, कि टेस्टिंग काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, उसके लिए ऑन डिमांड यहां पे टेस्टिंग की जाए। जब भी डिमांड की जाए टेस्टिंग करो आप, है ना। तो आईसीएमआर के जो लेटेस्ट एक बुलेटिन जारी हुआ है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर, अब ये प्रोवाइड्स जो है एडवाइजरी को देखकर, एडवाइजरी सिंगुलर है, क्या प्रोवाइड करता है? टेस्टिंग ऑन डिमांड, कि डिमांड पर टेस्टिंग हो, किसके लिए? ये सुनिश्चित करने के लिए कि टेस्टिंग लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहे, हाई रहे, इसलिए। वाइल रैंपिंग अप, तो वाइल प्लस वर्ब मीन्स वर्ब विल बी पुट इन आईएनजी फॉर्म, वाइल के तुरंत बाद में अगर वर्ब है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। वाइल रैंपिंग अप, रैंपिंग अप का मतलब क्या है? रैंप अप का मतलब बढ़ाना, हम सीख के आए हैं, पहले स्लाइड में देखा था। तो बढ़ाते हुए टेस्टिंग, वाइल रैंपिंग अप टेस्टिंग इज नीडेड, तो कह रहा है जहां टेस्टिंग को बढ़ाना इज नीडेड, उसकी जरूरत है, रैंप अप करने की जरूरत है। इज नीडेड पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो जहां टेस्टिंग को बढ़ाना की जरूरत है। टेस्टिंग ऑन डिमांड, तो ये जो टेस्टिंग ऑन डिमांड की बात करी है ना आईसीएमआर ने, बाई एनीवन, किसी के भी द्वारा, माइट नॉट बी द करेक्ट अप्रोच, माइट लगता है, इसका मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, दूर की संभावना है, कमजोर संभावना है। तो टेस्टिंग जो डिमांड पे टेस्टिंग की जाए तो वो किसी के भी द्वारा, तो कह रहा है माइट नॉट बी द करेक्ट अप्रोच, हो सकता है कि वो सही तरीका ना हो, टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए, अडॉप्ट का मतलब अपनाना। तो कह रहा है कि ठीक है टेस्टिंग बढ़ाने की तो जरूरत है, लेकिन ऑन डिमांड टेस्टिंग की अगर बात कर रहे हो तो हो सकता है कि ये तरीका यूजफुल ना हो, कोई फायदा ना हो। द आईसीएमआर इज थियोरिटिकली, ये होता है एक कॉन्सेप्चुअली, सिद्धांतिक, तो प्रैक्टिकल नहीं, केवल कागजों में।
तो ICMR इज थियोरेटिकली मेकिंग इंडियाज 1.3 बिलियन पीपल एलिजिबल फॉर ए टेस्ट। तो ICMR कागजों में तो क्या कर रहा है, जैसे इसने कहा ना ऑन डिमांड टेस्टिंग करो, इसका मतलब क्या हो गया कि ICMR जो है थियोरेटिकली भारत के जो 1.3 बिलियन पीपल हैं उनको क्या कर रहा है, एलिजिबल कर रहा है, योग्य बना रहा है टेस्ट के, कि वो उनको टेस्टिंग होनी चाहिए, एलिजिबल है वो टेस्टिंग के लिए। एलिजिबल फॉर का मतलब क्या होता है, एलिजिबल के साथ फॉर लगता है, योग्य होना किसी चीज के लिए, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पार्ट है एलिजिबल प्लस फॉर। इवन व्हेन, उस समय भी, इवन का मतलब भी एडवर्ब है, उस समय भी, देयर इज नो कैपेसिटी। अब नो कैपेसिटी को देखकर इज है, देयर से स्टार्ट यहां पे माने तो ये इन्वर्जन हो गया, तो नो कैपेसिटी इज, ठीक है। देयर इज नो कैपेसिटी टू अंडरटेक दिस, तो इसको अंडरटेक करने की क्षमता भी नहीं है, कितने टेस्टिंग कैसे कराओगे, इतनी क्षमता भी नहीं है, अंडरटेक नहीं कर सकते, मतलब अपने हाथ में लेना। तो कह रहा है ICR जो है भारत की 1.3 बिलियन जनता जो है उसको टेस्ट के लिए एलिजिबल कर रहा है, ठीक है, थियोरेटिकल तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, कागजों में। इवन व्हेन, उस समय भी जब भारत के पास वो क्षमता नहीं है कि इस काम को अपने हाथ में ले सके, अंडरटेक कर सके। वाइल इट इज अ वेलकम मेजर, अब फिर लेखक कह रहा है यद्यपि, वाइल भी एक प्रकार का कंजंक्शन ऐसा है कि जो दो क्लोज आएंगे तो एक क्लोज वाइल वाला होगा वो अलग बात करेगा, कॉमा के बाद वाला होगा अलग बात करेगा। तो वाइल इट इज ए वेलकम मेजर, यद्यपि ये जो है एक स्वागत योग्य कदम है, मेजर का मतलब स्टेप, कदम, वेलकम का मतलब स्वागत योग्य, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, विशेष करके किस में, प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर के अंदर। तो यद्यपि एक ये स्वागत योग्य कदम है विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में। द जनरल फियर अबाउट इन्फेक्शन, तो जो एक सामान्य सा डर है किसके बारे में, संक्रमण को लेकर, माइट रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम निकलना, रिजल्ट इन को बराबर लिख सकते हो आप लीड टू के, रिजल्ट इन बराबर क्या कर सकते हो, लीड टू, ये ध्यान रखिएगा, रिजल्ट इन के बराबर आप कर सकते हो लीड टू को। तो कह रहे हैं द जनरल फियर अबाउट इन्फेक्शन, जो समान एक आम डर है इन्फेक्शन के बारे में, वो हो सकता है रिजल्ट इन, कि ये कारण बने या परिणाम इसका निकले डाइवर्टिंग, डाइवर्ट का मतलब पथ विचलित होना, मतलब मार्ग से हट जाना, जैसे ये डाइवर्ट है, ये किसी ट्रैक पर जा रहा है कोई व्यक्ति और ऐसे हो गया, डाइवर्ट है ये। सम ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रेस्ड हेल्थ रिसोर्सेज, सम ऑफ द गवर्नमेंट के जो कुछ, स्ट्रेस्ड का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो स्ट्रेस्ड यहां पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। स्ट्रेस्ड का मतलब है स्ट्रेन्ड, ओवरटैक्स्ड, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि जो बहुत ही खराब स्थिति में है, ठीक है, जो बिल्कुल ओवर टैक्स का मतलब ज़्यादा टैक्स किसी से ले लिया गया, या स्ट्रेंड का मतलब तनावग्रस्त होता है। वैसे तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है, आपके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेस्ड। हेल्थ रिसोर्सेज, स्वास्थ्य संसाधन, हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ये सब। तो कह रहा है द जनरल फियर अबाउट इन्फेक्शन, जो आम एक डर है संक्रमण को लेकर, वो हो सकता है कि इसका परिणाम क्या निकले, कि कुछ गवर्नमेंट के जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं जो भी स्ट्रेंड हालत में है, खराब हालत में है, वो हो सकता है डाइवर्ट हो जाएं। इफ इट हैज़ टू टेस्ट दोज, यदि इसको टेस्ट करना पड़े, किन लोगों को, उन लोगों को। अब दोज हु का कॉम्बिनेशन बनता है, ये तभी बनता है जब आगे वर्ब भी हो, ये वर्ब भी है, केवल तभी, उन लोगों का टेस्ट हु डू नॉट ऑन द फेस ऑफ इट रिक्वायर ए टेस्ट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब अपेरेंटली, ये हमने कल के भी एडिटोरियल में शायद डिस्कस किया था। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, जिनको क्लियरली किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। बात समझना। कह रहा है कि ठीक है, वेलकम स्टेप है, ICMR चाहता है कि टेस्टिंग बढ़े, ऑन डिमांड, जहां पर भी लगे फटाफट टेस्टिंग सभी की करो, ठीक है। इसीलिए कहा कि 1.3 बिलियन का टेस्ट करवाना चाहता है, इतनी जनता का टेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन इतना टेस्ट करने की क्षमता भारत के पास फिलहाल नहीं है। फिर कहा कि यद्यपि ये एक वेलकम स्टेप है, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, फिर भी कह रहा है जो एक डर है ना, संक्रमण वाला डर, कि संक्रमित हम भी हो सकते हैं, टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो मरीज के संपर्क में आने से, तो ये क्या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के स्ट्रेस्ड हेल्थ रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि थोड़े खस्ता हाल में हैं, वो डाइवर्ट हो सकते हैं इस कारण से, है ना। इसका परिणाम ये हो सकता है कि वो डाइवर्ट हो जाएं अगर इसको टेस्ट करना पड़े। इट यहाँ पे आ रहा है उस हेल्थ रिसोर्स के लिए। अब रिसोर्सेज है, हालांकि यहाँ पे दे करना चाहिए था, लेकिन इसने वैसे ले लिया कि सिंगुलर लेके, ठीक है। यदि इस मतलब कोई हेल्थ रिसोर्स कोई भी है, कोई भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कुछ भी है, अगर उसको टेस्ट करना पड़े, ऐसे व्यक्ति को टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, उसका भी टेस्ट करना पड़े, तो हो सकता है कि यहाँ पे तो ये डाइवर्ट हो जाए, अपने उद्देश्य से भटक जाए। आगे देखिए, विद स्टेट्स नॉट वैलिडेटिंग द नेगेटिव रिजल्ट्स,
वैलिडेट का मतलब बताया था कंफर्म करना, पुष्टि करना। तो स्टेट्स जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स की पुष्टि नहीं कर रहे हैं फ्रॉम एंटीजन टेस्ट विद RT-PCR। तो RT-PCR टेक्निक से, ये एक बताया था लेबोरेटरी टेक्निक है, इससे जो रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा जो भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं वो स्टेट्स उनकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए नॉन डायरेक्टेड टेस्ट, नॉन डायरेक्टेड क्या होता है, जिसमें कोई भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके अनुमति के बगैर टेस्ट। कई बार तो टेस्ट क्या होता है, डॉक्टर लिख के देता है कि भाई आप टेस्ट करवाओ, ये वो तो हो गया डायरेक्टेड टेस्ट, निर्देशित है किसी के द्वारा। नॉन डायरेक्टेड क्या हो गया कि किसी ने लिख के ही नहीं दिया, आप अपनी मनमर्जी से टेस्ट करवा रहे हो, है ना। तो ये हो गया नॉन डायरेक्टेड टेस्ट। ऑन डिमांड, डिमांड पर, माइट हेल्प मोर इन इंक्रीजिंग द नंबर, हो सकता है कि ये हेल्प करे, किस चीज में, अधिक हेल्प करे, बढ़ाने में, द नंबर ऑफ टेस्ट, संख्या बढ़ाने में, डन ईच डे, जो हर दिन टेस्ट किए जा रहे हैं उसकी संख्या तो बढ़ेगी, एंड हैंस इन रिड्यूसिंग द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, और हो सकता है कि इतनी संख्या बढ़े तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें रिड्यूस हो जाए, संख्या कम हो जाए, किसकी, टेस्ट पॉजिटिव, अभी 7.7 आ रहे हैं ना, 7.7% है, वो संख्या कम हो जाए। रेदर देन, सॉरी, देन इन अर्ली डिटेक्शन, देन मतलब किसकी तुलना में, अर्ली डिटेक्शन का मतलब जल्दी पता लग जाना, समय से पहले पता लग जाना, एंड कंटेनमेंट का मतलब क्या हो गया, रोकथाम करना, कंटेनमेंट का रोकना, जैसे कोई वायरस का स्प्रेड है, बढ़े नहीं, उसको वहीं रोकना, उसको कंटेन कहते हैं, कंटेनमेंट यहाँ पे नाउन हो गया। तो यहाँ तक की बात करोगे, देखो कि स्टेट्स जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जो भी एंटीजन टेस्ट के द्वारा RT-PCR तरीके से जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं और उनमें किसी का नेगेटिव रिजल्ट अगर आ गया तो स्टेट्स जो हैं उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी नॉन डायरेक्टेड टेस्ट, ICMR ने कहा है कि ऑन डिमांड टेस्ट कराओ, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर तो लिखेगा नहीं उस टेस्ट को, कोई मरीज अपनी इच्छा से टेस्ट करवा लेगा। तो ये जो टेस्टिंग होगी ऑन डिमांड, ये क्या कर सकती है, हो सकता है कि इससे प्रतिदिन जो टेस्ट आप कर रहे हो उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए। अभी फिलहाल कितना चल रहा है, 1 मिलियन, संख्या हो सकता है 1.5 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन पर डे हो जाए, ठीक है। दूसरा, अगर 1 मिलियन टेस्ट हुए हैं तो डॉक्टर ने बताया है लक्षण देखकर, तो इसलिए पॉजिटिविटी रेट भी 7.7% ज़्यादा ही है। लेकिन अगर आप खुद से इच्छा से, अगर आपको सर्दी जुकाम भी हो गया, सामान्य मौसम की बीमारी भी हो गई और आपने टेस्ट जाके करवा लिया ऑन डिमांड, तो फिर तो क्या होगा कि वो आपके लक्षण तो है नहीं कोरोना वाले, आपको पता नहीं है कि कोरोना है कि नहीं, आपने टेस्ट ऐसे ही करा लिया, तो उससे क्या हो गया, संख्या या प्रतिशत जो है वो कम आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है रिड्यूस करेगा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को, किस चीज, देन इन अर्ली डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट और अर्ली डिटेक्शन की तुलना में, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप पहले ही समय रहते डिटेक्ट कर लिया आपने, या आप कंटेन कर रहे हो वायरस को, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने बस क्या कर दिया है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को कम कर दिया है, ये कहना चाहता है। आगे देखो, द फोकस, कि जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए, मस्ट होना ही चाहिए। जब आप एक बाध्यता की बात करते हो, कंपल्सन ऑब्लिगेशन की बात करते हो, क्या आता है, मस्ट आता है। रिमेन ऑन डायग्नोजिंग, ऑन प्रिपरेशन तो ING लगेगा, जहां जहां प्रिपरेशन वहां ING, अब देख सकते हो, देखो जहां जहां पे प्रिपरेशन है वहां ING है। तो कह रहा है कि फोकस मस्ट रिमेन ऑन डायग्नोजिंग द मोस्ट प्रोबेबल केसेज लिस्टेड आउट बाय द ICMR। तो कह रहा है ध्यान यहाँ पे किस पे केंद्रित होना चाहिए, मस्ट रिमेन, ध्यान लगा रहना चाहिए, किस चीज पे, रोग निदान पर, रोग का पता लगाने पर, द मोस्ट प्रोबेबल केसेज, जो सबसे ज्यादा संभव केसेज हैं उन पर, लिस्टेड आउट, जिनकी सूची रिवील की गई है या फिर कहीं डिस्क्लोज की गई है, इश्यू की गई है, लिस्टेड आउट किया गया है ICMR के द्वारा। दोज विद सिम्टम्स, ICMR ने कहा है, लिस्ट दे रखी है कि ये वो लोग हैं जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के, या फिर ये वो लोग हैं जिनकी रिस्क सबसे ज़्यादा है, हाई रिस्क है, ठीक है। लेट मी रिपीट कि फोकस जो है वो यहाँ किस बात पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए डायग्नोज करने पर, फोकस होना चाहिए रोग निदान करने पर, फोकस होना चाहिए कि आप कैसे बीमारी डिटेक्ट करेंगे। द मोस्ट प्रोबेबल केसेज, किन पर, कि जो सबसे ज़्यादा संभव केसेस हैं कि हाँ इनको कोरोना हो सकता है, टेस्टिंग उस पर करवाएं, यही फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। जिनके सिम्टम्स हैं या ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं उसकी टेस्टिंग करवाई जानी चाहिए। सिंस मैनी ऑफ दोज इन्फेक्टेड हैव माइल्ड और नो सिम्टम्स, अब कह रहा है चूंकि मैनी ऑफ दोज, उनमें से अनेकों जो इन्फेक्टेड हैं, जो संक्रमित हैं, उनमें से अनेकों लोग ऐसे हैं उनके या तो हल्के सिम्टम्स हैं, लाइट का मतलब लाइट, या फिर क्या सिम्टम्स है ही नहीं। टेस्ट ऑन डिमांड, अगर डिमांड पे टेस्ट करवाया जाएगा, माइट बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल, हो सकता है कि वो विशेष करके सहायक हो, किस चीज में, केस डिटेक्ट करने में, दैट माइट अदरवाइज हैव बीन मिस्ड, वो केसेज, अब केसेज के लिए दैट आ रहा है,
वो केसेज जो हो सकता है कि अन्यथा मिस हो गए होते, उनको मिस कर दिया गया होता। अगर ऑन डिमांड टेस्टिंग करवाए तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो लेखक यहां पे बता रहा है कि चूंकि बहुत सारे संक्रमित ऐसे भी हैं जिनके माइल्ड सिम्टम्स थे या सिम्टम्स थे ही नहीं लेकिन वो कोरोना से ग्रसित थे, तो टेस्ट ऑन डिमांड अगर है तो वो हो सकता है कि विशेष करके सहायक हो किस चीज में, केसेस को डिटेक्ट करने में, उन केसेस को जो कि हो सकता है अदरवाइज मिस हो गए होते, है ना, अब पता लग जाएगा, डिटेक्ट कर लोगे। बट सच अ स्ट्रेटेजी, अब लेखक कह रहा है लेकिन ऐसी जो रणनीति है, सच के बाद में नाउन जो भी लगता है, अगर काउंटेबल है तो आर्टिकल लग जाता है, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर उसके अंदर आप क्या करते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो ऐसी कंडीशन में आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर काउंटेबल हो और आर्टिकल नहीं है तो प्लूरल नाउन होगा। ये 3 सिचुएशन बनती है। बट सच अ स्ट्रेटेजी, लेकिन ऐसी कोई भी रणनीति है, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू, रेस्ट्रिक्ट टू का मतलब यहां पे है लिमिटेड टू, इसका मतलब क्या है, लिमिटेड टू। इसी के साथ आप कह सकते हो कन्फाइंड टू, मतलब ये यहां तक होनी चाहिए, इसकी बाउंड्री यहां तक, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कह रहा है। लेकिन ऐसी रणनीति जो है वो कहां तक लागू होनी चाहिए, क्लस्टर्स पर, समूह पर, समूह का टेस्ट हो, क्लस्टर मतलब ग्रुप। हॉटस्पॉट्स, जो हॉटस्पॉट्स हैं जहां वायरस ज्यादा फैल रहा था वहां पे होना चाहिए, और कहां पर, कंटेनमेंट जोन्स में, जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां पर इसको रोकथाम के ज्यादा उपाय किए गए थे वहां पर होना चाहिए। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, डेंस अर्बन एरियाज, डेंस का मतलब घना, अर्बन मतलब शहरी, एरियाज मतलब क्षेत्र, कि जहां घनत्व ज्यादा है, जहां नजदीक नजदीक रहते हैं लोग, वहां तो करवाने ही करवाने हैं। उसके साथ साथ उसके अलावा जो हॉटस्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, क्लस्टर्स हैं, वहां पर ये स्ट्रेटेजी लगाओ, ऑन डिमांड टेस्टिंग करवाओ, है ना। विद एंटिसिपेटेड हाई ट्रांसमिशन, एंटिसिपेटेड पूर्व अनुमानित जो पहले लगता है, हाई ट्रांसमिशन उच्च प्रसारण, हाई ज्यादा, ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होने का प्रोसेस, ये आपका नाउन है, प्रसारण। इन द अनलॉक फेज का मतलब जब ये अनलॉक वाला चरण शुरू हुआ, पहले लॉकडाउन लगा फिर धीरे धीरे खोलना शुरू किया मार्केट वगैरह को, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसी स्ट्रेटेजी कहां लगानी है, तो ये रेस्ट्रिक्ट मतलब यहां तक लगानी है, क्लस्टर्स पे लगाओ, ठीक है, हॉटस्पॉट पे लगाओ, कंटेनमेंट जोन्स में लगाओ, किसके अलावा जो घनी आबादी वाले क्षेत्र वहां तो लगाना है, क्योंकि अनलॉक फेज में वहां पे ऐसा लगता है कि ट्रांसमिशन ज्यादा तेज गति से, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है ना, ऐसे क्षेत्र जहां पे हाई ट्रांसमिशन पहले से अनुमानित था कि होगा ही होगा। एल्स अन्यथा, स्टेट्स माइट बी फोर्स्ड, अन्यथा क्या होगा, स्टेट्स जो हैं वो हो सकता है कि मजबूर हो जाए, माइट बी फोर्स्ड ये पैसिव हो गया, हो सकता है फोर्स्ड हो जाए, मजबूर हो जाए, टू यूज देयर, किसके लिए, कि वो अपना डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी मतलब अपने विवेक से कोई काम करना, अपनी समझ से कोई काम करना, तो अन्यथा हो सकता है कि स्टेट्स मजबूर हो जाए, किसके लिए, अपने डिस्क्रेशनरी पावर के लिए। समझ रहे हो, डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब अपने विवेक से वो काम करें। टू डिनाई, कि वो इनकार कर देंगे। टेस्ट फॉर पीपल, उन लोगों का टेस्ट नहीं लेंगे जो कि एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, एग्जिबिट मतलब दर्शाना, रिवील करना, नहीं दर्शा रहे हैं सिम्टम्स, और इन लो रिस्क कैटेगरीज, या फिर ऐसे लोग जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं है उनका टेस्टिंग नहीं लेंगे। अगर आप मजबूर करोगे ऐसे कि सबका टेस्ट लेना ही लेना, लेखक कह रहा है कि भाई टेस्टिंग लो, लेकिन टेस्ट उन्हीं का लो जो कि क्लस्टर्स में है, हॉटस्पॉट्स में है, कंटेनमेंट जोन्स में है, हाई डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे लो। अगर आप सबको लिए कहोगे जहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो फिर क्या है, स्टेट का खुद का ही पावर होता है, वो फिर अपने डिस्क्रेशनरी, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो मना कर देंगे, किसके लिए, कि उन लोगों का टेस्ट हम नहीं लेंगे जिनमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर लो रिस्क वाली कैटेगरीज में आते हैं, या फिर सेलेक्टिवली चार्ज फॉर टेस्टिंग, या फिर अपने मनमाने ढंग से, सेलेक्टिवली तरीका मतलब अपने चयनित किए गए तरीके से वो चार्ज लेंगे टेस्टिंग का। टू पे फॉर, किसके लिए, ताकि भुगतान किया जा सके। प्रोक्योरमेंट ऑफ टेस्टिंग किट्स, प्रोक्योरमेंट मंगवाना, खरीदारी करना, क्योंकि टेस्टिंग किट तो मंगवाने पड़ेंगे, तो अपने तरीके से ये पैसा लेंगे फिर उनसे। एंड टू अवॉइड मोर प्रेशर, है ना, और अधिक दबाव से बचने के लिए ऑन द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक दबाव ना आए, इससे बचने के लिए ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, देयर से स्टार्ट है, तो ये यहां पे देखो इन्वर्जन लग गया है। तो ऐसी भी संभावना है ऑफ एन ओवर रिलायंस ऑन, रिलायंस में ऑन लगता है, निर्भरता को बोलते हैं, कि काफी ज्यादा निर्भरता है किस पर, एंटीजन टेस्टिंग पर। किसके लिए, टू कॉप विद का मतलब हैंडल विद, ग्रैपल विद, टैकल विद, ठीक है, सामंजस्य बिठाना। तो एंटीजन टेस्ट पर ज्यादा निर्भरता बनती है फिलहाल। टू कोप विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर टेस्टिंग,
कि जो बढ़ती हुई डिमांड है, ग्रोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिमांड यहाँ पे नाउन है, जो बढ़ती हुई डिमांड है उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए एंटीजन टेस्टिंग पे ज्यादा निर्भरता है। अ मोर न्यूएंस्ड अप्रोच, न्यूएंस्ड का मतलब सटल, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही डिटेल्ड कह सकते हो, ठीक है, बारीक जो एक अप्रोच है, तो बहुत ही जो एक बारीक सी अप्रोच है टू टेस्टिंग, टेस्टिंग को लेकर, अप्रोच में टू लग रहा है ये, ठीक है, इस कारण से आईएनजी है और वो नाउन है। गाइडलाइंस, टेस्टिंग गाइडलाइंस, ठीक है, टेस्टिंग गाइडलाइंस के प्रति जो अप्रोच है, काफ़ी ज़्यादा न्यूएंस्ड अप्रोच है, इज़ देयर फॉर नेसेसरी, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि टेस्टिंग किसकी हो किसकी नहीं हो, इतना दबाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेखक ये कहना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट करूँ तो कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि एंटीजन टेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो, है ना, किसके लिए, ताकि बढ़ती हुई डिमांड के साथ तालमेल बैठाने के लिए, टेस्टिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके साथ कोप विद करने के लिए यहाँ पे एंटीजन टेस्टिंग पर निर्भरता बढ़ने की संभावना है अधिक। अगर आप सूक्ष्म तरीके से, डिटेल्ड तरीके से, हर मतलब बहुत ही पूरा क्लोज ऑब्जर्वेशन से टेस्टिंग गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी फिलहाल, कि आप बहुत ही अच्छे से सोचें इस विषय में कि टेस्टिंग की ज़रूरत किसको है, कहाँ पर ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। ये ऑन डिमांड वाला जो सिस्टम है ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर लागू करें, सब पे लागू नहीं करना है, वरना तो जो स्ट्रेंड हेल्थ रिसोर्सेज हैं वो दबाव में आ जाएंगे और भी ज़्यादा, और वो फिर अपने डाइवर्ट हो जाएंगे अपना जो उद्देश्य है उससे, ठीक है। बात करेंगे रिवीजन की। प्रोक्योर का मतलब क्या है? प्रोक्योर से मतलब है ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, मंगवाना, तो फर्स्ट में जोड़ेंगे सी। डिस्क्रेशनरी का मतलब है वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक, तो दूसरे में जोड़ेंगे ई। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप, समूह, तीसरे में जोड़ेंगे ए। स्ट्रेस्ड का मतलब है स्ट्रेन्ड, तो फोर्थ में जोड़ेंगे बी। इसका मतलब हो गया जो तनावग्रस्त है, जो खराब हालत में है, ओवर टैक्स्ड है, उसको बोलते हैं। डायग्नोज का मतलब है आइडेंटिफाई, डिटेक्ट करना, बताया था, रोग निदान, रोग का पता लगाना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई नहीं जानता कौन सी पार्टी अगले चुनाव में जीत प्राप्त करेगी, तो नबडी नोज विच पार्टी विल गेन द अपर हैंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। गेन द अपर हैंड का मतलब है जीत प्राप्त करना। कोई नहीं जानता, नबडी नोज, क्या कि कौन सी पार्टी यहां पे जीत प्राप्त करेगी, कौन सी पार्टी, विच पार्टी प्राप्त करेगी, तो फ्यूचर है, विल गेन द अपर हैंड, या सीधा विल विन भी हो सकता था, इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव में। महंगाई कई देशों में तेजी से बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं। कोई भी काम हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, तो इन्फ्लेशन हैज गॉन एट अ गैलॉप। गॉन एट ए, गो एट ए गैलॉप का मतलब है तेजी से बढ़ना, तो इन्फ्लेशन हैज गॉन एट ए गैलॉप, कहां पर, इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में। जब कोई उसके आलस्य पर ताना मारता है तो वह गुस्से में आ जाता है, तो वह गुस्से में आता है। ही फ्लाइज इन टू अ रेज, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, है ना, प्रेजेंट सिंपल हो गया। फ्लाई इन टू अ रेज का मतलब है गुस्से में आ जाना। कब? जब एनीवन सटायर्स एट हिज लेजीनेस, सटायर ताना मारना, व्यंग्य करना, ताना कसना, तो जब कोई भी उसके आलस्य पर, लेजीनेस हो गया, है ना, ताना मारता है तब। प्रपोजिशन देखिएगा, शी इज सिक ऑफ, सिक होगा मतलब ऊब जाना, तो ऐसे अश्योरेंसेस उसको मिलते हैं, आश्वासन मिलते हैं, उससे वो ऊब गई है। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, फॉर अपोलोजाइज, माफी मांगना, किसके लिए, उसने अपने गलती के लिए माफी मांग ली। और लास्ट है, ही डाइड ऑफ टीबी, जब बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं प्रिपरेशन के रूप में। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल सेशन। मुलाकात होगी आज रात 9:15 पर, उसके बाद ये तो सेशन 5 बजे आपका रेगुलर है ही, तो आप इन सेशंस को जरूर से शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी लाइव हैं लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं रात को 9:15 पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।